रिकॉर्डिंग शुरू। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। We are going to start today our lectures which is regarding to the introductions of IFRS 17 insurance contract. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की हम जब बात करते हैं तो सिंपल इज दैट एवरीबॉडी इज नोट व्हाट इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के बारे में सब जानते हैं जनाब। क्या है, एक छोटी सी हमारे पास गाड़ी है, उस गाड़ी को हम इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके गए, उसको कोई इंश्योरेंस कार्ड ले, इंश्योरेंस आप कराते हैं तो वो आपसे बोलते हैं थोड़ा सा प्रीमियम हमें दे दें। आप उसको प्रीमियम दे देते हैं और एक साल के लिए आप रिस्क फ्री हो जाते हैं। अगर खुदा न खासा बीच में कोई आपकी कोई डैमेज हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी फिल करती है। तो ये एक जस्ट सिंपल आइडिया है, एवरीबडी इज फेमिलियर विद दिस आइडिया। हमें पता है कि इंश्योरेंस क्या है, हमने प्रीमियम पे करना है, कभी कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी फिल कर देगी। तो ये सारी बातें वो हैं जो तकरीबन एक लेमैन आराम से जानता है। अब इन सब बातों को जो है वो एक स्टैंडर्ड के अंदर क्लब किया गया है, जिसको नाम दिया गया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, IFRS 17 का। अब मसला ये है कि जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, जो हो रहा है वही होना है और वही होते रहना है। अब उसको हमने कैप्चर कैसे करना है स्टैंडर्ड के अंदर। इतना बड़ा जी एक बड़ा स्टैंडर्ड हमें दे दिया गया है और हमें कहा है जी कि जनाब आप, हम समझ रहे हैं कि इंश्योरेंस की अकाउंटिंग डिफरेंट हो गई है, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं होना, जो हम लोग कर रहे थे हम वही करते रहेंगे। अब उसी चीज को हमने जो है स्टैंडर्ड के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम जो बातें करेंगे स्टैंडर्ड के, जो है जो स्टैंडर्ड हमसे बातें कर रहा है ये वही बातें कर रहा है जो हमें पता है, बस थोड़ा सा उसका मोड डिफरेंट हो जाएगा। आपने चीजें वही करनी है, आपने उतने ही पैसे देने हैं, आपने उतनी ही रिकवरीज लेनी है, लेकिन उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, बस हमने इस स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में उसको जो है ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा स्टैंडर्ड का एक फ्लो आज बताएं और आपको बताएंगे अंडर स्टैंडर्ड आपको क्या कह रहे हैं। आप ध्यान में एक छोटी सी चीज रखें कि जो आप इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं बस वही चीजें हैं, उसी चीजों को हम थोड़ा सा जो है ना स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे स्टैंडर्ड उसको कैसे कवर करता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें हमें जहन में होता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये शायद ये स्टैंडर्ड ऐसा है जो इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लियर आपको कह रहा है। स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है, कहता है द स्टैंडर्ड विल बी एप्लीकेबल टू एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नॉट एन इंश्योरेंस एंटिटी। तो ये इंश्योरेंस एंटिटी पे नहीं लगेगा। अगर आपकी कंपनी जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एक सर्विस कंपनी है, अगर वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके अंदर इंश्योरेंस के फीचर मौजूद हैं, तो उस पर भी ये स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। If an non-insurance entity has any insurance contract, then IFRS 17 will be applicable. Some derivatives contracts having insurance features. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल से। वो कहते हैं एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है that sells electronic devices. Techno offers warranty to its products that cover repairs or replacements if the devices fail. अब उसने एक वारंटी दी हुई है कि अगर डिवाइस मेरी फेल हो जाती है तो आप इस पीरियड में आए और हम उसको जो है आपको रिपेयर कर देंगे या आपको रिफंड कर देंगे। दिस वारंटी इज एन इंश्योरेंस। तो कहता है ये भी एक इंश्योरेंस है, बिकॉज इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस रिस्क। टेक्नो एग्रीज टू कंपनसेट टू द कस्टमर इफ एनी अनसर्टेन फीचर इवेंट्स डिवाइसेस फेलियर अकर। तो यहाँ पे ये एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, लेकिन वो अपनी वारंटी दे रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वो स्टैंडर्ड कहता है प्रोडक्ट की वारंटी है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है, वो कहता है इसमें क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके एसेट्स कौन से हैं और एसपी लायबिलिटीज कौन सी है। एसेट्स की अगर बात करें तो हमने कहा जब प्रीमियम रिसीवेबल्स है, टेक्नो रिसीव्स अ प्रीमियम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसेस टू प्रोवाइड द वारंटी। तो जब वो वारंटी आपको देगा तो डेफिनेटली आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेगा। आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो अगर 1000 रुपीज़ है, तो वो कहता है ये आपने वारंटी चाहिए, आपको एक साल की वारंटी चाहिए, आप ऐसा करें हम 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दें। तो ये जो एक्स्ट्रा की बात कर रहा है वो बात कर रहा है, वो ये एक्स्ट्रा आप दे रहा है वो प्रीमियम है। उसके बाद कहता है लाइबिलिटी क्या है आपकी। टेक्नो हैज एन ऑब्लिगेशन टू रिपेयर और रिप्लेस द डेट डिवाइस इट फेल्स। दिस ऑब्लिगेशन आपकी जो है वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमने वारंटी दी है इसके अंदर आपकी आपकी एसेट्स कौन सी हैं, उसके अंदर इसके आपकी लाइबिलिटीज कौन सी है। देन आप उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे और उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। फ्यूचर कैश फ्लोज। टेक्नो एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लोज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द वारंटी ऑब्लिगेशंस। वो कहता है ठीक है जी, कल को हो सकता है कि आपने एक साल की वारंटी दी हुई है, उस एक साल में आप गेस करेंगे कि ये बंदा कब कब का आ सकता है और कितनी रिपेयर कराएगा और कितना हमारा रिपेयर का खर्चा होगा।
अब वो कैसे होगा, वो डेफिनेटली आपको पास एक्सपीरियंस आपको बता रहा होगा कि पिछले सालों में भी हमने ये वारंटीज दी हैं और इतने लोग जो हैं हमसे रिपेयर कराने वापस आए हैं। तो उसकी बेसिस पे आप एक एस्टिमेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब उसको डिस्काउंट करेंगे आप। अगर ये मैं डिस्काउंटिंग में याद रखिए कि डिस्काउंटिंग कब होती है, जब आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं जो वो आपकी मोर देन 1 ईयर होती है। अगर आपने एक विद इन 1 ईयर की वारंटी दी हुई है तो फिर आपकी डिस्काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वारंटी आपकी 2 या 3 साल की दी हुई है तो फिर आपको उसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। फिर इसमें आपको रिस्क एडजस्टमेंट आता है कि इंक्लूड रिस्क एडजस्टमेंट ऑफ द नॉन फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड जो बात करेगा, स्टैंडर्ड हमेशा जब भी रिस्क की बात करेगा वो नॉन फाइनेंशियल रिस्क की बात करेगा। फाइनेंशियल रिस्क जो है वो स्टैंडर्ड में कवर नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो आप अपने डिस्काउंट फैक्टर के अंदर जो है उसको आप कंसिडर कर लें। तो फाइनेंशियल रिस्क जो है इस स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं होता। इस स्टैंडर्ड में जब भी रिस्क होगा तो वो आपका नॉन फाइनेंशियल रिस्क ही डिस्कस होगा। अब उसके बाद आप देखेंगे जिसमें आपने कर ली, उसके बाद आप वो कहते हैं फाइनली आप क्या करेंगे, अब आपको सब चीज़ें पता चलेंगी, कितना पैसा आपके पास आया है, कितना आपने एस्टिमेट लगाया है कि मेरा खर्चा हो जाएगा इस प्रोडक्ट की वारंटी के ऊपर, रिपेयर मटेरियल्स के ऊपर। तो नेट बैलेंस जो होगा, कितना आपका रिस्क है, वो रिस्क भी आप कवर करेंगे। उसके बाद जो नेट बचेगा आपका, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट को जो स्टैंडर्ड नाम देता है, वो कहता है इसका नाम क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रेक्टर सर्विस मार्जिन CSM का मतलब क्या है, आपका अर्नड प्रॉफिट। तो ये आपका जो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप देखें कि एक वारंटी के ऊपर आपने कितना काम कर दिया। स्टैंडर्ड आपको कहा कि जो आपने वारंटी दी हुई है तो उसको आपने उसके अंदर अपने इतनी सारी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करनी है और इसके हिसाब से जो है ना अपने अकाउंटिंग करनी है। वो आगे आगे देखेंगे अकाउंटिंग कैसे होगी सारी। तो ये एक जस्ट आइडिया था आपका कि आप ये जो मैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन था कि ओनली जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से ही एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ने बिल्कुल क्लियर किया है कि इट विल नॉट एप्लीकेबल ऑन द इंश्योरेंस कंपनी ओनली, बट इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विच कवर हैविंग द फीचर ऑफ इंश्योरेंस। आगे स्टैंडर्ड की बात करता है, स्टैंडर्ड आर नॉट एप्लीकेबल टू पॉलिसी होल्डर। तो ये एप्लीकेबल नहीं है किस पे, पॉलिसी होल्डर पे। मेरी गाड़ी थी, मैंने जाके गाड़ी का इंश्योरेंस कराया किसी कंपनी से, तो मैं पॉलिसी होल्डर हूँ। तो ये स्टैंडर्ड मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड जो है वो अदर पार्टी जो है वो जिसने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू किया है मुझे, ये उस पर एप्लीकेबल होगा। तो जो पॉलिसी होल्डर है उस पर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस के अंदर जब जब कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको कुछ चीज़ें पता होती हैं पहले से। सबसे पहले उसको क्या पता होता है, वो उसको पता होता है कि इंश्योरेंस की टाइप क्या है। अब मैं अगर गाड़ी की इंश्योरेंस कर रहा हूँ तो वही गाड़ी की इंश्योरेंस, ये गाड़ी की टाइप है। मैं लैपटॉप की इंश्योरेंस करता हूँ, ये एक अलग टाइप है। मैं लाइफ की इंश्योरेंस कर रहा हूँ, ये अलग टाइप है। मैं बिल्डिंग्स की इंश्योरेंस कर रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि यार मैं जो जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसकी टाइप क्या है। अब अगर मैं गाड़ी की इंश्योरेंस कर रहा हूँ तो उसमें मुझे पता है कि मुझे इसमें कितना प्रीमियम सेट करना पड़ेगा। प्रीमियम मैं कैसे सेट करूंगा, मैं देखूंगा जनाब मुझे इस पर कितने मैक्सिमम क्लेम आ सकते हैं उसके ऊपर। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कर रही होती है बैठ के बैक एंड पे, कि जनाब हमें ये सारी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम उसका प्रीमियम सेट कर सकें। उसके बाद वो कहेगा जिसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे कितने। उसके बाद वो कहेगा उसमें जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट में आएगा, लॉस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका कमीशन कितना देना है आपको लोगों को, आपका पेपर वर्क कितना है, आपका स्टाफ कितना बैठा हुआ, उसके खर्चे कितने हैं, आपके मैक्सिमम क्लेम कितने आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी कोई जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो जो प्लान करती है कि एक नया नया जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए इंश्योरेंस का, तो उससे पहले वो बैकएंड में सारी वर्किंग कर रही होती है। उस वर्किंग के हिसाब से जाके वो फाइनली जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह डाल के, रिपेयर्स मेंटेनेंस डाल के, क्लेम्स वगैरह डाल के, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह सारी इकट्ठी करके और कहते हैं अब एंड पे जो है हमने कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं, तो इतने पैसे हम लेंगे तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये सारी बैक एंड वर्किंग होती है इंश्योरेंस कंपनी की जो वो ऑलरेडी जानते हैं। IFRS आज बेसिकली इंक्लूजन ऑफ द अबव एस्टिमेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि सब चीज़ें इंश्योरेंस वालों को पता है, अब इन सब चीज़ों को जो है वो हमने जो है ना इस स्टैंडर्ड के थ्रू कवर करना है कि यार इन स्टैंडर्ड के हिसाब से इन चीज़ों को हमने कैसे अपनी बुक्स में शो करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर कहता है कि एन एंटिटी इशूज एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 5 years विद एन ऑप्शन ऑफ टू कलेक्ट प्रीमियम ऑफ 100 पर ईयर। अब ये कंपनी है, इसने इंश्योरेंस का इशू किया कॉन्ट्रैक्ट, और ये कहती है कि हमने जो है आपसे जो है 1 साल में 100 रुपये जो है इंश्योरेंस लेनी है। अब यहाँ देखें कि इसने कितना पैसा लेना है आपसे, इसने 5 साल की इंश्योरेंस है और 100 रुपये इसको मिलेंगे, तो इस 500 रुपये जो है इसको प्रीमियम मिलेगा, इसको पता है आज। अब ये कहती है कि एस्टिमेट क्लेम कितना है, वो कहते हैं हो सकता है एस्टिमेट क्लेम जो है वो 200 का हो जाए। इट मीन दैट 300 रुपये इसका प्रॉफिट है। अब ये 300 रुपये प्रॉफिट है। अब वो कहता है कि
दिस एज अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर, तो ये अब 300 जो प्रॉफिट होना है तो 5 साल का प्रॉफिट है, तो इसको हम 5 साल पे डिवाइड कर देंगे। एज ए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो 300 प्रॉफिट आ रहा है उसको आप 5 डिवाइड करें और हर साल जो है प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर दें। अब क्योंकि ये 5 साल का प्रोजेक्ट है तो आप उसको डिस्काउंटिंग में लेके आएंगे और डिस्काउंट करके उसको डिस्काउंटेड फी और जो है जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी उस पर आप जो है वो अपना रेवेन्यू बुक कर लेंगे। अब अगर इसी केस में आप देखें, आप एस्टिमेट करें कि आपका जो क्लेम है वो 600 हो जाएगा। अब जब 600 आपका क्लेम होगा तो क्या होगा, आपको एक प्रीमियम तो 500 आ रहा है, आपको एक 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब ये 100 रुपये का जो लॉस होगा उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे और उसको इमीडिएटली बुक करेंगे एज अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टोटल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। तो आप सारा का लॉस जो है वो आज ही बुक कर लेंगे। ये आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो स्टैंडर्ड आपसे डिस्कस करेगा कि आपने इन चीजों को कैसे जो है बुक करना है। दिस लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विल नॉन एज ऑनर्स, इसको स्टैंडर्ड नाम दिया कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसका आपको आज ही पता चल गया है, अभी आप आज बैठे हुए पता चल गया लॉस हो रहा है, तो ये जो लॉस है आपका इसको हम कहेंगे ये ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज द लैंग्वेज व्हिच द स्टैंडर्ड विल यूज फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आएंगे उसको सारा का सारा लॉस जो है वो हम इमीडिएट जो है वो बुक कर देंगे, उसी साल में पहले साल ही बुक कर देंगे, हम अगले 4 सालों का वेट नहीं करेंगे। तो इस साथ साथ जो है ना हम लोग ये भी डिस्कस करते रहेंगे कि स्टैंडर्ड में इसको किस लैंग्वेज से यूज करेंगे। अब आप बात करें हम ग्रुपिंग की कि ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्ड कहता है देखें जब ये तो नहीं होगा कि एक मैं 100 गाड़ी का कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कर रहा हूँ, तो मैं 100 कॉन्टैक्ट बनाऊँ, 100 की काउंटिंग करूँ। तो स्टैंडर्ड कहता नहीं थी आपको डिफिकल्टी करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करेंगे कि आप जो है वो इनको ग्रुप कर देंगे। आपने कहा जी मैं जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस करता हूँ, कहते हैं गाड़ी की जितनी भी इंश्योरेंस होगी एक साल के अंदर वो सारी की सारी आपका एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसिडर होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ऑनर्स एट द, आप क्या करेंगे इसमें 3 कैटेगरी बना देंगे आप। एक आपने वो कैटेगरी बनाई कि आपने कहा ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ गाड़ियों के ये ऑनर्स है, तो आप उनकी एक कैटेगरी बना देंगे। आप कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट विद इन नो सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी दैट बिकम एन ऑनर्स, तो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा देखें कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट मेकिंग है उसको आपने 5 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, जो आपके ऑनर्स है उनको आपने इमीडिएटली शो करना है। तो इस बेस पे स्टैंडर्ड ने क्या किया, स्टैंडर्ड ने वही बात आपसे कर दी। स्टैंडर्ड का भाई ऐसे करें, आपकी जो पॉलिसीज हैं जो आप कार की इंश्योरेंस कर रहे हैं, एक साल में आपने 1 लाख कार को इंश्योर कर दिया है, तो वो सारा सारा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके अंदर भी आपने दो दो क्लासेस करनी है। दो क्लासेस कौन सी करनी है, एक क्लासेस वो करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉस मेकिंग है, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। उसके बाद आप वो देखेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट जो जो आपके लॉस मेकिंग नहीं है, तो उसमें डेफिनेटली आपका अंडर प्रॉफिट निकलेगा, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो नाम देता है वो CSM देता है, कॉन्ट्रैक्टर सर्विस मार्जिन। तो उसको आपने ऐसे जो है अगले 5 शेयर में जितने का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद कहता है द रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप यहाँ पे ले आएंगे। रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो गए, दो ही कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे पास, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो रिमेनिंग कौन से हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें लॉस था आपको, आपने उसको ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया, एक चेक बना दिया आपने। उसके बाद में कहा ये जो स्टैंडर्ड है ये ऑनर्स नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो आज ऑनर्स नहीं है, मे बी इन फ्यूचर में जो है वो ऑनर्स हो जाए। मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं कहता 2 साल बिल्कुल सही जाएंगे, तीसरे साल जो है ना ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स हो जाए। तो वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे आप उसको फिर क्या करेंगे, आप उसको रिमेनिंग तीसरे तीसरे प्रोडक्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप इस तरह आप कैटेगरी से बना लें। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली मोटर व्हीकल की, हमने कहा ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। इस कंपनी का मैं तीनों प्रोडक्ट करता हूँ, तो इन तीनों प्रोडक्ट की जो 3 कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे और एक साल के अंदर जो है इनको क्लब कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस साल तो मैंने 2003 में कॉन्ट्रैक्ट किए सारे, मैंने कहा चलो यार जितने भी मैंने 1 लाख गाड़ी इंश्योर की, हमने कहा ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट में हमने अकाउंटिंग कर ली। अब 2024 जो नेक्स्ट ईयर आएगा 24 आएगा, उसमें डेफिनेटली फिर मैं दोबारा मैंने 2 लाख रुपए 2 लाख गाड़ी की मैं इंश्योरेंस कर लूंगा। तो क्या ये 2 लाख की गाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने 2024 में की है ये मैं 2023 में ऐड कर सकता हूँ, या मुझे इसको अलग से जो है वो अकाउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या बात करता है, स्टैंडर्ड कहता है वही है कि पहले आप उसके 3 पोर्शन बना लें उसके, जैसे आपने कहा अनर्स और नॉन अनर्स नहीं है और जो आपके अदर्स हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड क्या बात करता है, यहाँ देखिए Assembly allows the flexibility of adding contact to a group, but there are specific guidelines on the following. क्या guidelines वो देता है, स्टैंडर्ड कहता है same reporting period, contract issued within the same annual reporting period can be grouped together without any issue। तो 2023 में जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो सारे डेफिनेटली एक ही ग्रुप में चले गए।
अब 2024 की बात करें, सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग पीरियड में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड कैन आल्सो बी एडेड to an existing group, but this is subject to certain condition outlined in paragraph 14 to 22. वो कहता है आप कर सकते हैं, आप 24 के कॉन्ट्रैक्ट भी 23 में एमर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड के पैराग्राफ 14-22 तक में आपको डिस्कस करेगा। तो अगर वो कंडीशन पूरी होती हैं तो दिस कंडीशंस इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अप्रोप्रिएटली कैटेगराइज्ड एंड मेजर्ड। तो कहता है फिर आप 24 के कॉन्ट्रैक्ट उठा के 23 में मर्ज कर सकते हैं अगर आप इन कंडीशन को पूरा करते हैं। ये हो गई बात ग्रुपिंग की। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कितने किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और इसमें अगर देखें, एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कंपनी पहले कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहेगी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फीचर। और दूसरा हो जाएगा आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फीचर। ठीक है जी। तो ये आपसे दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक होगा जिसमें आपके डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगी पॉलिसी होल्डर की, एक में पॉलिसी होल्डर की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ट्रीट करेंगे। स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो आपकी जिसमें जो आपका पॉलिसी होल्डर होगा वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिस कॉन्ट्रैक्ट में, वो दो तरह के हो सकते हैं, या वो शॉर्ट टर्म होंगे या वो लॉन्ग टर्म होंगे। ये पार्टिसिपेशन क्या होती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये होता है कि मैं मुझे इंश्योरेंस कंपनी जिससे स्टेट लाइफ है, वो एक एसेट मैनेजमेंट के नाम से उनकी एक पॉलिसी है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप हमें 7 साल तक जो है ना वो पैसे दे, तो मैं उसको 7 साल तक पैसे देता हूँ और 7 साल के अंदर मैं उसको 1 लाख रुपए पे कर देता हूँ। अब वो कहती है अब 1 लाख रुपए पे कर दिया, अब होल्ड करें हम 15 साल के बाद जो है ना, जब 8 साल हो जाएंगे, 15 साल के बाद आप क्या करेंगे, आपको हम इसका डबल करके वापस कर देंगे। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फीचर। इसमें आप जो जो वो आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी बाउंड है कि आपसे इतने पैसे लेके उसको इतने पीरियड में डबल करके वापस कर देती है। उसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करके जो है उस पर इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट से उसको उसमें ऐड करती रहती है, कुछ अपने खर्चे वगैरह उसमें से निकाल लेती है और उसके बाद जो है आपको वो पूरे पैसे वापस कर देती है। इसके अलावा कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इसमें हो सकते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट IFRS 17 में। वो कहते हैं जनाब इसमें आप क्या करेंगे, ओके जी। उसके बाद इसमें जनाब इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर भी दो चीजें हैं, विद और विदाउट। विद डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन फीचर्स और विदाउट डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन फीचर। इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन, डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी की अपनी स्वावधीत पे है, वो चाहे तो आपको थोड़ा सा पैसा वापस कर दे, आपको थोड़ा सा प्रीमियम दे दे, अपने प्रीमियम तो 6 लाख वापस कर दे, तो वो चाहे तो ना करे।
लेकिन जो विदाउट डिस्क्रिप्शन वाली फीचर है उसमें यह है कि उसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी जो है वो आपको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं देगी। नॉर्मली हम लोग जब प्रैक्टिकली करते हैं तो हम एक किक बैक का वर्ड यूज़ करते हैं कि जब इंश्योरेंस जब हमारी पॉलिसी खत्म हो जाती है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि मैंने कंपनी से 1 लाख रुपये प्रीमियम लिया है और मेरा खर्चा जो है 10,000 हुआ, 90,000 बच गया है, तो कंपनी क्या करती है आपको 15-20,000 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस कर देती है। वो कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शनरी पार्टिसिपेशन फीचर। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हमने देखा है हमारे पास 4 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी करती है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? हमें पता चल गया ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट डेट पार्टिसिपेशन फीचर, इस पे आपने जो मेथड लगाना है, जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगी उस पर आप कौन सा मेथड लगाएंगे? उस पर आप लगाएंगे प्रीमियम एलोकेशन अप्रोच। और जो आपका लॉन्ग टर्म होगा इस पर आप लगाएंगे जनरल मेजरमेंट मॉडल। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड बताएगा कि जनाब हमने इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपने किया जो विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फीचर है, तो उसकी हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म मीन विद इन 1 ईयर है, लॉन्ग टर्म मीन मोर देन 1 ईयर है। तो उसकी अकाउंटिंग के लिए उसने हमें अकाउंटिंग मेथड जो है वो हमें बताए हैं कि आपने ये जो मेथड जो है वो प्रीमियम एलोकेशन अप्रोच PAA और जनरल मेजरमेंट मॉडल जो है वो GMM जो है आपने ये इस पे अप्लाई करनी है। हमने कहा जनाब इसके अलावा अगर आपकी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फीचर होगा तो स्टैंडर्ड ने कहा कि इसके ऊपर जो है हमने आपने वेरिएबल फी अप्रोच जो है इसका जो है मेथड जो है इस्तेमाल करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें इनके लिए हमें 3 मेथड जो है हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, PAA, GMM और VFA। तो ये 3 मॉडल जो है वो इसने स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं। तो उसके तहत जो हम इसकी काउंटिंग करेंगे वह उसके तहत जो हम जो है इसको हम इसकी जो है वो एक्सपेंसेस इनकम वगैरह जो है वो सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। अगर इन्वेस्टमेंट्स ये करनी है और वो विद और विदाउट डिस्क्रिप्शन पार्टिसिपेशन फीचर है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ पे जो है आपने मेथड इस्तेमाल करना है वो आपने GMM इस्तेमाल करना है। और ये आपका शॉर्ट टर्म है तो आप इसके लिए PAA इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट डिस्क्रिप्शनरी पार्टिसिपेशन फीचर है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो है ये आपका आउट ऑफ स्कोप है। इसको स्टैंडर्ड ने आउट ऑफ स्कोप कर दिया है। जब ये आउट ऑफ स्कोप हो गया तो इसके हम कौन IFRS 9 जो है इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम इसकी ट्रीटमेंट जो करेंगे वो IFRS 9 के थ्रू करेंगे। तो सही ये आपके 4 कॉन्ट्रैक्ट थे। हमने देखा कि 4 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, जिसमें जो है किस किस मेथड से उसकी काउंटिंग करेंगी वो सारा जो है हमें हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड में बता दिया गया है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कभी कि वो इसको कभी को ऐसे करती है कि वो किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को साथ इन्वॉल्व कर लेती है, जिसको हम प्रैक्टिकली कंसोर्शियम बोलते हैं कि यार चलो कंसोर्शियम बना लो। उसको जरूरत भी पेश आती है। जरूरत इसलिए पेश आती है कि जब जनाब इंश्योरेंस कंपनी है उसने कोई 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया है, लेकिन जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से या किसी इंश्योरेंस एक्ट की तरफ से या SSB की तरफ से उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो इतना लंबा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठा सकती। तो फिर वो क्या करती है कि वो उसका कुछ पार्ट जो है वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से शेयर कर लेती है कि जनाब ये इसका प्रीमियम आपको देंगे और इसका जो रिस्क आएगा वो भी मसलन सपोज करें 20% प्रीमियम आपको दे दूंगा और 20% अगर जब बाद में क्लेम आएंगे उसका 20% क्लेम आपको जो है वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी जो पे करेगी। तो इसको हम बोलते हैं कि इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो हमारे कौन से हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक और कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे ये आपके री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब जो री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये 2 तरह के होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे कि आपने जो आपने इशू किए और कुछ होंगे जो दूसरी कंपनी ने आपसे लिए तो आपके पास हेल्ड हुए हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि दूसरी कंपनी है उसको भी जरूरत पड़ गई है कि वो आपको सोशल में लेके जाए तो वो आपको ले जाएगी, तो वो आप हेल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट आपने री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जो आपने इशू किए हुए हैं उस पर जो स्टैंडर्ड लगेगा उस पर वो कहता है आप जो मेथड लगेंगे वो आपका GMM लगेगा या आपका PAA लगेगा। लेकिन जो आपने कॉन्ट्रैक्ट जो हेल्ड किए हुए हैं उस पर स्टैंडर्ड कहता है कि आपका GMM तो लगेगा, लेकिन ये जो लगेगा इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा।
मॉडिफाई वर्जन लगेगा। इसी तरह जो आपका पी ए लगेगा वो भी जरा एक आपको थोड़ा सा मॉडिफाई। तो यहाँ पे जो है वो जी एम एम और पी ए जो है वो वही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट है। और लेकिन इसमें क्या होगा, आपको आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ने कहा कि तरीकेकार वही है, लेकिन ज़रा इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये हमारे जनाब मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स हैं और उसके मेथड्स हैं, जो अभी हम जो जो ये सारे डिटेल में जो है वो स्टैंडर्ड डिस्कस करेगा आपसे वन बाय वन, के आपने इन चीज़ों को कैसे आपने डील करना है। अच्छा, किसी के पास अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आ रहा है तो आप इसमें साथ साथ करते रहिएगा, क्योंकि लेक्चर में जैसे जैसे चीज़ें आगे चलेंगी, लेक्चर बढ़ेगा, तो ये चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ रीच होती जाएंगी आपसे। चीज़ें ऐसा ऐसा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें ना चीज़ों को ऐसा ऐसा इसमें ऐड करूँ ताकि कुछ चीज़ें पता चल जाएँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है जनाब, कि हमने कहा जी इसमें के अंदर जी एम एम जो है उसको उसको क्या बोलते हैं, जनरल मेजरमेंट मॉडल है आपका। उसके बाद आपका पी ए है या प्रीमियम एलिगेशन अप्रोच है आपकी, और वेरिएबल फी अप्रोच, और जी एम और पी ए जो है आपका मॉडिफाई फॉर्म है। और ये आपके जो मेथड्स हैं स्टैंडर्ड के अंदर दिए हुए सारे डिटेल में। और हमने ये भी देखेंगे कि ये हमने हमें ये भी पता चल गया कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट पे जो है ये मेथड आपके एप्लीकेबल होने हैं। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा एक मेथड को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए जी, स्टैंडर्ड क्या बात करता है आपसे। स्टैंडर्ड कहता है जनाब, जो आपका जी एम एम है, जनरल मॉडल जो है, ये आपका जनरल मॉडल है, और ये आपका है प्रीमियम एलोकेशन अप्रोच पी ए। अप्लाई टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शंस। इसमें आपने क्या करना है, इसमें दो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। एक आपने इसमें कैलकुलेट करना है लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज, और एक आपने कैलकुलेट करना है अपने लाइबिलिटी फॉर इंकर क्लेम। दोनों को आपने प्लस करना है, तो आपका जो है वो अकाउंटिंग हो जाएगी इसकी। अगर हम बात करें इसमें लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज की बात करें हम, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। एक चीज क्या आ रही है इसके अंदर, फर्स्ट चीज इसके अंदर है एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो, कैश आउटफ्लोज। आप हमने अपने बात की थी स्टार्ट में कि हमने क्लेम्स होंगे, हमने कहा ठीक है हम जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू करेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें जो है अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है, 3 साल के अंदर कितने हमारे खर्चे हो सकते हैं। तो वो यहाँ पे बात कर रहा है कि 3 साल के जो खर्चे हो रहे हैं आपको, आप इसकी आप एक इसका एस्टिमेट बनाएं कि कितने खर्चे आप करते हो। हमने हमने जैसे वारंटी की एग्जांपल ली थी कि हमने कहा वारंटी दे देंगे, वारंटी देंगे तो हम देखेंगे यार कितने कितने जो है हमें रिपेयर के खर्चे आ सकते हैं अगले 3 सालों के अंदर। तो वो यहाँ पे हमने एस्टिमेट करना है कि अब यार एस्टिमेट करो कि हमारे कितने खर्चे हो सकते हैं। हमने एक बंदे से 3 लाख रुपए ले लिया, 3 साल के लिए उसको इंश्योरेंस दे दी, तो अगले 3 साल के अंदर वो बंदा हमसे कितने खर्चे करा सकता है। अब क्योंकि ये खर्चे जो हैं वो आपका मोर देन 1 ईयर है, तो उसको आपने उसको उसकी डिस्काउंटिंग करके उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। उसके बाद कहता है इसके अंदर रिस्क एडजस्टमेंट्स कितनी है। रिस्क एडजस्टमेंट मैंने हमें ऑलरेडी बात कर ली है कि इसके अंदर जो हमें जो नॉन फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, वो इसमें जिस तरह अर्थ क्यू की वैसे कोई रिस्क हो जाता है, इस तरह आपको सुनामी आ जाती है, इस तरह के जो नेशनल डिजास्टर्स हैं, ये सारे आपको नॉन नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। तो इस तरह की वजह से जो रिस्क होते हैं उसके उससे वजह कितना आपको लॉस हो सकता है। उसके बाद आप जो फाइनली जब ये तीन चीज़ आपकी निकल आएंगी, तो प्रीमियम से इनको माइनस करेंगे, प्रीमियम से इनको माइनस करेंगे, तो आपको चौथे पॉइंट पे आपको जो है वो आपका अर्न एंड प्रॉफिट निकल आएगा, जिसको वही वर्ड करता है स्टैंडर्ड CSM, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन। ये बेसिकली आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको प्रीमियम का आपको पता है कितना आपने लिया हुआ है, उसमें से आपने सारे खर्चे जो हैं वो और आपका रिस्क वगैरह जो है सारा माइनस किया, तो आपका नेट आपका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं इंकर्ड लॉस। कुछ अब आपको देखिए आपको पास में कुछ लॉस इंकर्ड हो गए, तो वो कहता है इस जो लॉस आपको इंकर्ड हो गए हैं, अब इसकी बेसिस पे आप जरा फ्यूचर भी निकाल लें कि अगर मुझे मैंने एस्टिमेट ये कहता है कि यार इस साल जो है मेरे 1 लाख के खर्चे होने हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी पे, लेकिन मेरे खर्चे 3 लाख हो गए, तो ये लॉस इंकर्ड हो गया। तो इस 3 लाख का क्या होगा, जब फर्स्ट ईयर के एंड में मैं जाऊँगा तो मुझे पता चल गया कि इस साल जो है ना मेरे खर्चे 1 लाख नहीं 3 लाख हो गए हैं, तो उसकी बेसिस पे जो है ना मुझे आगे जो है ना फ्यूचर में जो खर्चे हैं वो सारे प्लान करने पड़ेंगे, या जो खर्चे मैं ऑलरेडी प्लान नहीं कर चुका। इसके यहाँ पे प्लान नहीं हुए तो वो यहाँ पे प्लान हो जाएंगे सारे, क्योंकि ये अब एक्सपेंसेस इंकर्ड हो चुके हैं, मुझे एक चीज़ हकीकत पता चल चुकी है। अब यहाँ पे उसको क्या करूँगा, उसको मैं डिस्काउंटिंग करूँगा, और तीसरे में उसमें देखूंगा इसमें कोई रिस्क तो नहीं है,
तो ये तीन चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो यहाँ से मेरी लाइबिलिटी फॉर इनकम क्लेम निकल आएगा। इन दोनों को जमा करके जो है मैं अपनी जो है वो अकाउंटिंग करूँगा लाइबिलिटी की। इसी तरह पीए जो है वो पीए की हम बात करते हैं बाद में, पहले हम थोड़ा इसको जीएमएम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता चला है कि जनाब जो हमारा मेन जो इसमें मेथड है वो जीएमएम है, जनरल मेजरमेंट मॉडल है। तो तकरीबन आप समझ लें कि 90% जो पोर्शन है वो स्टैंडर्ड का वो इसी मेथड पे दिया हुआ है, और ये मेथड हर जगह अप्लाई होता है। तो अब वो ऑप्शन आपको दी हुई हैं कि चलो आपके पास अगर छोटा कोई कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल के अंदर है तो आप उस पर पीए इस्तेमाल कर लें, या आपके जो है री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर मॉडिफाई वर्जन इस्तेमाल कर लें, या वेरीफाई प्रो जो है उस पर आपके जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर आप वो अप्लाई कर लें। लेकिन आपका मेन मेथड जो है वो जो स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस हुआ है वो जीएमएम ही है। और जीएमएम मेथड के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने दो तरह की लाइब्रेरीज कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। एक लाइब्रेरीज वो करेंगे जो लाइब्रेरी फॉर रिमेनिंग कवरेज होगी, और दूसरी लाइब्रेरी हम कौन सी कैलकुलेट करेंगे, लाइब्रेरी फॉर इंकर लॉसेज। दोनों को जमा करेंगे, जमा करके जो है अपनी लाइब्रेरी शो करेंगे सिस्टम के अंदर। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं आगे। यहाँ देखिए, अब जब मैंने एक एग्जांपल लिया है, हमने कहा जनाब हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और हमें उस साल में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा कैश इन है, जो प्रीमियम हमने लेना है वो हमें आज ही सारा मिल गया। हम आज ये एयर जीरो पे खड़े हुए हैं। एयर जीरो पे क्या हुआ, हमने कहा जी हमें जो है वो आज आज हमें पैसे मिल गए 3 लाख 3 लाख रुपये। और ये जो है हमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अगले 4 साल में जाएगी। तो उसमें हमने क्या किया, हमने कहा जी अगले 4 साल में जब जाएगी तो उस सारे 4 साल में हमें इतना खर्चा हो सकता है, हर साल हम जो है वो 600 रुपये इस पॉलिसी का पे करेंगे। उस पर जब हमने जाके हमने कहा ठीक है, क्योंकि अब ये कि फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर में हम इसका डिस्काउंट रेट हमारा हमने कैलकुलेट किया, तो वो 5% निकला है। अच्छा, डिस्काउंट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सारा स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस हुआ है कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन वो इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उसने आपको गाइडेंस दी हुई है कि आपने कैसे करना है। तो उसमें आप उसको अभी हम जब जब स्टैंडर्ड करेंगे तो सारा इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे, लो पॉइंट हाफ पॉइंट वगैरह कैसे उसने उसको कैलकुलेट किया। अभी फर्स्ट टाइम भी हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है उससे 5% डिस्काउंट फैक्टर है, हमने निकाल के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये सिंपल सा एक मैंने फॉर्मेट लिया है। तो ये फॉर्मेट अगर देखें तो हम तो शुरू से करते आ रहे हैं, पता है हम ऐसे ही करते हैं। इनफ्लो को आपने जीरो जो ए जीरो पे है उसको जो डिस्काउंट फैक्टर 1 लगा दिया है, और अगले सालों में जो हमने 5% के हिसाब से उसका डिस्काउंट फैक्टर लगा उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड ने कहा जी अब दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, लाइब्रेरी फॉर रिमेनिंग कवरेज निकालनी है, और लाइब्रेरी फॉर इनकम क्लेम निकालना है। तो लाइब्रेरी फॉर रिमेनिंग कवरेज अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखें एस्टिमेट कितना है हमारा, उसको डिस्काउंट किया हमने। तो हमने जो एस्टिमेट है, ये जो आपका पहला पॉइंट है ये वाला, ये आपका पहला पॉइंट नंबर आपने यहाँ पे निकाल लिया, एस्टिमेट ही सारा आपका एस्टिमेट था, उसको हमने डिस्काउंट किया, ये दो नंबर पॉइंट हमने डिस्काउंट का निकाला। ठीक है जी, रिस्क एडजस्टमेंट, रिस्क एडजस्टमेंट आप ले रहे हैं यहाँ पे, आप कहते हैं जी रिस्क एडजस्टमेंट्स क्या हैं। आपने कहा जी हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना मुझे 50 रुपये यहाँ पे करना पड़े, 50 यहाँ, 50 यहाँ पे करना पड़े, 50 यहाँ पे, टोटल मुझे 200 रुपये का रिस्क हो सकता है। तो ये मेरा खर्चा एक्स्ट्रा हो सकता है 200 का, नॉन फाइनेंशियल रिस्क है मेरा। प्रेजेंट वैल्यू आप इसको जमा कर लें सारों को, तो आप अगर इसको सारों को जमा करें तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 2128। और प्रीमियम आपका कितना है, प्रीमियम आपका 3000 है। तो मैंने कहा जी 3000 रुपये मेरे पास आएंगे, 2128 रुपये का मैंने एस्टिमेट लगाया हुआ मेरा खर्चा होगा, 200 रुपये का मुझे रिस्क है, उसका रिस्क मेरा मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाए, तो नेट अगर मैं देखूँ तो मेरा जो है वो 7 ये मेरा बच जाएगा। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट है। या अगर मैं प्रॉफिट की जगह इसकी स्टैंडर्ड का वर्ड यूज़ कर लूँ, स्टैंडर्ड कहता है ये प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपका कंट्रीब्यूट CSM है। यहाँ पे आप देखें कि आपका ये जो फैक्टर था इसका जवाब आपके पास आ गया, तीन सॉरी दो का, यहाँ पे इसका हमारे पास जवाब आया 2128। इसका जवाब आपके पास 200 आया, और इसका जवाब आपके पास 672 आया। तो ये जो स्टैंडर्ड में चीज़ें कह रहा था ना, 4 चीज़ें निकालें, एस्टिमेट फ्यूचर लाइबिलिटी है, डिस्काउंटिंग करें, रिस्क असेसमेंट निकालें, और कंट्रीब्यूशन सर्विस मार्जिन निकालें। तो वो अगर हम देखें, हमने जो अपना टेबल बनाया हुआ वहीं से हमें ऑलरेडी मिल गया सारा कुछ। तो वही मैं आपसे बात कर रहा था, कोई नई चीज़ तो मैंने लेके नहीं आनी। वो टेबल जो हम शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू का, वही उसी प्रेजेंट वैल्यू का टेबल को हमने बनाया है, और हमने उसमें से जो है स्टैंडर्ड की चीज़ें निकाल के रख दी। जनाब स्टैंडर्ड साहब जो आप चाहते हैं वो चीज़ें ये रही आपके पास, यहाँ से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं।
दूसरी चीज क्या थी, पहली चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज तो कहता है जनाब लाइबिलिटी फॉर इनकर्ड क्लेम निकालें। अब देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर ये आप तो आज आप यहाँ पे करेंगे बेसिकली, ठीक है ना जी। आज तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मुझे इनकर्ड तो क्लेम अभी एक्सपेंस है, कोई इनकर्ड ही नहीं हुआ। आज मैं इनिशियल जीरो पे खड़ा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो मुझे पता ही नहीं कौन से हैं, तो यहाँ पे इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा नो या नील। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे मैं तो आज यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे मुझे तो पता ही नहीं एक्सपेंस तो अभी होने आगे 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 जाके होने कहीं पे। तो जब होंगे तो हम दूसरा पोर्शन जो है लाइबिलिटी का क्लेम बाद में निकाल लेंगे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने लाइब्रेरी फॉर रिमेनिंग कवरेज हमें पता चल गई है। उसके अंदर जो चार चीजें हम सिखाते हैं, आप ये चीजें कैलकुलेट करें, वो चारों काम हमने कर ली है, हमने अपने टेबल से वो सारी चीजें निकाल ली हैं। ठीक हो गया जी। अब इसकी आप देखिए एंट्री क्या पास करनी सिस्टम है। तो इसकी एंट्री अगर आप देखने जाएं तो इसकी एंट्री में क्या होगा, वो कहते हैं आपका प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ बना हुआ ये ऑलरेडी देख लेते हैं। देखिए जी इसमें अगर लाइब्रेरी का पोर्शन देखें, तो लाइब्रेरी जो है आपकी, ये लाइब्रेरी का पोर्शन है आपका, दिस इज द पोर्शन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है ना जी, यही चार्ज हमने डिस्कस किया 1 2 3। तो ये आपकी लाइब्रेरीज हैं, राइट। और जो आपको कैश आया, उसकी भी आपने एंट्री पास करनी है, उसकी एंट्री आपने क्या पास करनी है, उसकी एंट्री आपने क्या करना है, आपने बैंक को डेबिट करके और लाइब्रेरी को क्रेडिट कर देना है। तो एक साइड पे लाइब्रेरी क्रेडिट हो जाना है और दूसरे साइड पे लाइब्रेरी डेबिट होना है 3,000 से, तो उसका नेट इफेक्ट जो है वो जीरो आ जाएगा। तो आज की डेट में क्या होगा, आज की डेट में हम कहेंगे कि नो एंट्री, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें साइड जो है वो बराबर है। तो इनिशियली जब मैं आज खड़ा हूँ, तो मैंने आज जो है वो कैलकुलेशन की है। तो उस कैलकुलेशंस में मैंने क्या किया, मैंने जो है लाइब्रेरी फॉर रिमेनिंग कवरेज और लाइब्रेरी फॉर इनकर्ड क्लेम जो है उसको कैलकुलेट किया। और उससे मुझे पता चला कि जनाब मेरे पास जो लाइब्रेरीज आ रही हैं, वो जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, वो मुझे 2,128 रुपये की लाइब्रेरी से मेरी जो रिस्क एडजस्टमेंट्स हैं उसकी लाइब्रेरी मेरे पास 200 की हैं। और जो जो मेरा प्रॉफिट है वो भी क्योंकि मैं रेवेन्यू शो नहीं कर रहा उसको पी&एल में, उसकी भी लाइब्रेरी जो है वो 672 जो है वो आज मैं शो करूँगा। तो पहला साल खत्म होता है, अब हम अगले साल जाते हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब मैं यहाँ पहुंचा साल मेरा खत्म हुआ, तो मैंने कहा चलो यार अपना जो पिछला वाला टेबल था उसको जरा कंप्लीट करते हैं। आज तक तो मुझे खर्चा सारा एक्चुअल हो चुका है, अब मैं फ्यूचर मेरा क्या रह गया, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल जो है वो मेरा फ्यूचर रह गया। तो उसमें मैंने कहा चलो अभी अगर कोई चीज़ चेंज नहीं होती, अगर आपका एस्टिमेट चेंज होता तो आप चेंज कर लें। मैंने भी कहा अभी एस्टिमेट जो हमारा पुराना था वही चल रहा है, 600 रुपये हमारा खर्चा होगा, उस पर डिस्काउंट फैक्टर 5% लगेगा, और आपके आपके आपकी जो है वो एनपीवी निकल आएगी। अब हमें वही बात करेंगे दोबारा कि हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे जो हमें लाइब्रेरी फॉर रिमेनिंग कवरेज या स्टैंडर्ड कहता है कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एनपीवी देखें तो इसका टोटल हमारे पास कितना आ गया, 1,633। यहाँ पर रिस्क जो है, रिस्क एडजस्टमेंट आप दे लें यहाँ पे कितनी है। आप सपोज कर लें कि रिस्क एडजस्टमेंट जो है वो आपकी वो अभी आपकी वही चल रही है जो हमने पहले ली हुई थी। एक साल चला गया हुआ है, तो इस साल के आपको 150 डेज का आपका रिस्क एडजस्टमेंट आ गया। तो यहाँ से आप देखें आपकी जो चीज़ें थी, दो चीज़ें हमने की, उसका जवाब आया 1,633, और इसका जवाब आपका आया 150। अब जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन जो है, उसका जो प्रॉफिट है, वो कहता है आप ऐसा करें, ये जो आपका प्रॉफिट आ रहा था ना 672, इस प्रॉफिट को आप चार पे जो डिवाइड करें, और चार पे डिवाइड करके आपको उसको हर साल शो कर दें। तो हम 672 को जो है वो हम डिवाइड करेंगे 4 पे, और ये हमारा आंसर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो हमारा इस साल जो है हमारा लाइब्रेरी से निकल के हमारा पी&एल में चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारी जो जो कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस हमारी जो है वो पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पे जो है अब लाइब्रेरी की जो है एंट्रीज पास होंगी, तो लाइब्रेरीज के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो आपका ये आ रहा होगा, उसके अंदर आपकी ये फिगर नज़र आ रही होगी, और आपका आपका जो है वो 150 नज़र आ रहा होगा। और आप बताएंगे कि आपका जो है वो रेवेन्यू कितना रह गया, आपने कितना शो कर दिया। आपने कहा जनाब 144, इसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे, और इसको आप इसमें डिस्काउंट फैक्टर इसका ऐड करेंगे। डिस्काउंट फैक्टर इसमें ऐड होगा 34, और 4 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 177 जो है आपका चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, राइट जी। और इसका बाकी बैलेंस कितना बचेगा, वो आपका बचेगा 529। तो ये आपका लाइब्रेरी का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 166 1633
प्लस 150 प्लस 529। तो ये चीज़ें जो है आप ये माइनस करने में दिखा दूँ आपको, 672 माइनस 177 से आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से जो है आपकी क्लोजिंग लाइब्रेरी जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो आप लाइब्रेरी शो करेंगे वो आपकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो जो है वो 1633 आएगी। रिस्क एडजस्टमेंट जो है वो 150 आएगा। और आपका जो है वो इसका मैं आपको अगर टी अकाउंट बना दूँ तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैं इसका लाइब्रेरी का अकाउंट बना देता हूँ यहाँ पे, इंश्योरेंस लाइब्रेरी। इसका अगर आप टी अकाउंट बनाए तो एक साइड आपकी क्रेडिट होगी और एक साइड आपकी डेबिट होगी। ठीक है जी। ओपनिंग हमने बनाया था, ओपनिंग हमने कहा था फ्यूचर कैश आउटफ्लो, उसके बाद हमने का रिस्क लिया था और तीन चीज़ हमने ऊपर ली थी। देख लेते हैं जी ऊपर, ये देखें हमने तीन चीज़ें ली थी, 1 2 3। ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी, इनिशियली हमने कैलकुलेट की हुई। तो हमने कहा जनाब ये हमने 2128 लिया था, ये हमने 200 लिया था। अच्छा इसमें देखिए जो रिस्क है उसको मैंने डिस्काउंट नहीं किया, उसकी क्या वजह, हमने हमने फ्यूचर आउटफ्लो को डिस्काउंट किया, देखिए ना जी, इसको तो हमने डिस्काउंट किया लेकिन इसको डिस्काउंट नहीं किया हमने रिस्क को। यहाँ पे इसकी वजह ये थी कि स्टैंडर्ड कहता है जो रिस्क है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, तो इसको आपने डिस्काउंट नहीं करना। इस वजह से यहाँ पे जिस फार्मूला देखें, यहाँ फार्मूले में डिस्काउंटिंग यहाँ पे हो रही है, ये आफ्टर डिस्काउंटिंग आ रहा है। तो उस वजह से जो है वो 50 को हमने डिस्काउंट नहीं किया, उसको हमने जो है वो एज इट इज ही कैलकुलेट किया। और ये आपका आ जाता है जनाब 672। अब यहाँ पे क्योंकि पहला साल था, पहला साल खत्म हुआ, जब खत्म होगा तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल कॉस्ट लेके आएंगे। ठीक है जी। फाइनेंशियल कॉस्ट किसकी आएगी, कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो की। कैश आउटफ्लो आपने प्रेजेंट वैल्यू पे रखा हुआ है और आपने कंट्रीब्यूशन सर्विस मार्जिन जो है ये प्रेजेंट वैल्यू पे रखा है। ठीक है ना, ये दो दो फिगर्स आपके प्रेजेंट वैल्यू पे हैं। रिस्क जो है वो आपका आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेकिन नहीं, आपको एज इट ऐड किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, डिस्काउंट फैक्टर जो है इसमें ऐड हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप इसका 5% लेंगे, 2128 का 5% लेंगे, वो आपका बनेगा 106। और सी एस एम का जो 5% लेंगे, 672 का 5% आप लेंगे तो वो बनेगा 34। तो ये आपकी क्रेडिट साइड पूरी हो जाएगी 1012। अब इसमें आप आएंगे उस तरफ, यहाँ आप देखें जी अपना आउटफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो दिखा रहे हैं कितना, 600 दिखा रहे हैं। तो इस साल पहले साल में कितना आउटफ्लो होगा आपका, पहले साल में आपका जो कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो जो आपका 600 हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा जी जो आपका जो सी एस एम है उसको हमने प्रॉफिट में चार्ज किया, तो कितना आपने चार्ज किया, आपने कहा इसका फॉर्मूला में याद देता हूँ। आपने कहा जी मेरे पास ओपनिंग कितना था, 672 था, उसमें डिस्काउंटेड आपने किया 34, ये 4 साल का है तो 4 पे डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 177। तो इसको आपने आप पी एंड एल में ले गए, ये कहाँ चला गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ये कहाँ चला गया आपका, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। उसके बाद आपका रिस्क आया, रिस्क आपका जो है वो आपने कहा था कि इस साल कितना होगा, 50 होगा, तो ये 50 जो है आपका रिस्क जो है वो आपका पी एंड एल में चला गया। उसके बाद जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस में आपने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, उसके बाद आपका सी एस एम और आपका रिस्क, ये आपने कैलकुलेटर अभी यहाँ पे हमने किया ऊपर। ठीक है जी, 163 150 और आपका 529। तो ये फिगर्स यहाँ पे आ जाएंगे आपकी 1633 529 और 150 और टोटल आ जाएगा 1012। तो ये आपकी लाइब्रेरी अकाउंट मैंने आपको बना दिया है। तो ये आपका लाइब्रेरी अकाउंट जो है वो आपका आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो मेरे पास लाइब्रेरी शो होगी, ये मेरी लाइब्रेरी जो है वो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो है वो शो होगी। दिस इज माई लाइब्रेरी बैलेंस विच विल अपीयर इन माई बैलेंस शीट। तो ये इस तरह हम जो है एक साल के एंड पे क्लोज करेंगे और ये मेरा पोर्शन जो है ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो होगा। ये वाला भी फाइनेंशियल चार्ज मेरा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ठीक हो गया जी। ये इस तरह आपको स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहा है कि आपने आपने जो है ना सारी वर्किंग करनी है, और वर्किंग करने आपने जो है ना वो किस तरह जो है फर्स्ट ईयर के एंड पे जो है आपने अपनी अपनी जो है बैलेंस शीट बनानी है और फर्स्ट और अपने पी एंड एल को शो करना है अंडर जी एम एम।
अब जनाब पहला साल खत्म हो गया, हम अब सेकेंड ईयर में जाते हैं। सेकेंड ईयर में जब हम गए तो सेकेंड ईयर खत्म हो गया, अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हम फ्यूचर हमारा क्या है, फ्यूचर हमारा थर्ड और फोर्थ ईयर है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा ट्विस्ट किया, हमने कहा यार जो खर्चे हम 600 लेके आ रहे थे, हमने सपोज किया वो खर्चे कम हो गए, हमने कहा जी नेक्स्ट में अभी हमारा खर्चा कोई इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, हमने कहा हमारा जो खर्चा है 520 हो जाएगा। तो 520 के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। ये इसका रिस्क आपने रिस्क भी आपने चेंज कर दिया, आपने हो सकता है अगले सालों में जो है ना हमें 50-50 जो पीछे लेके आ रहे थे वो चेंज हो गया है, और उसका डिफरेंस जो है वो 35-35 जो है हमारा आगे आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हमारा 967 आ गया, और इसका आंसर जो है वो हमारा 70 आ गया। ये जो है ये हमने वही करना है कि जो हमारा 4 पे डिवाइड करके आंसर आ रहा था, तो उसको हम डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू है जो इसको कैलकुलेट करके अपने जो है इसको इसको शो कर देंगे। अच्छा, अब आए यहाँ पे क्लेम पे, तो क्लेम अभी तक कोई नहीं आया, तो ये हमारा नील हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। ठीक है ना जी, क्योंकि अभी हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ही नहीं हुआ, कोई लॉस हुआ इंकर्ड ही नहीं हुआ, तो जिसका हम फ्यूचर अकाउंटिंग कर सकें, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेज आ जाएंगे, और डिफरेंस जो है हमारे हमारे डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट में चले जाएंगे। इसी तरह जैसे हमने ये लाइब्रेरी अकाउंट बनाया है, इसी तरह लाइब्रेरी अकाउंट जो है अब आप इसको आप ओपनिंग ले जाएंगे, ओपनिंग ले जाएंगे, क्लोजिंग हमने कैलकुलेट कर लिया, ओपनिंग क्लोजिंग निकाल के डिफरेंस जो है आप पी को चार्ज कर देंगे, तो आपका लाइब्रेरी अकाउंट बन जाएगा। अब हमारा फाइनल ईयर आ गया, अब हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है जी, अब हमने सिर्फ एक साल बाकी रह गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने कहा यार अभी ये ना एक एक्स्ट्रा लॉस हो गया यहाँ पे, हमें हमें यहाँ पे 1100 का लॉस हो गया है। जब ये लॉस हुआ हमारा, तो ये एक हैवी लॉस हो गया, मैं हम जिसकी एक्सपेक्टिंग हम कहते हैं यार 520 का लॉस होगा, लेकिन मैं लॉस कितना हो गया, 1100 हो गया। अब स्टैंडर्ड कहता है यार आपका लॉस इतना हो गया, क्या आपके पास इतना प्रॉफिट पड़ा हुआ था? हमने देखा, हमने कहा नहीं यार प्रॉफिट तो इतना नहीं पड़ा था, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था हमारे पास, हम तो कहते हैं हमें साल का प्रॉफिट कितना होना है, 170 रुपये होना है, 177 होना है, और हमने 529 बैलेंस में रखा हुआ, तो दोनों को जमा भी कर लें तो 672 बनता है, लेकिन लॉस कितना हो गया, लॉस ऑफ 1100 हो गया। तो स्टैंडर्ड कहता है यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलेस हो गया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप जितना भी आपका CSM वैल्यू पड़ी हुई है सारी सारी पीएनओ को चार्ज कर दें आप, और आपका जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो भी सारा पीएनओ को चार्ज कर दें। तो फ्यूचर में अब क्या होगा, वो कहता है फ्यूचर में आपको पता है जितना लॉस ये हुआ है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना फ्यूचर में होगा, तो इसी को आप फ्यूचर में रखें। और ये आपकी जो है, अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे। अब एक इंकर लॉस हो चुका है, उसे इंकर लॉस की बेसिस पे आपने क्या करना है, अब आपने इसको डिस्काउंटिंग करनी है और रिस्क निकालना है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ये जो फिगर थी हमारी, ये 1048 कैलकुलेट हो गई, ये फिगर जो है हमारी वो 100 रुपये कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे जो है इसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये हमारी आपकी जीरो है या नील है। तो इन दोनों को जमा करेंगे, आप जमा करके जो है आप इसको इसकी इसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, उसी आप टी अकाउंट बना के इसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर जो आपकी लाइबिलिटी शो होगी, वो आपकी कितनी शो होगी, ये शो होगी 1048 प्लस 100, तो 1148 आपकी लाइबिलिटी का बैलेंस होगा। जबकि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था, आपका ओपनिंग बैलेंस ये आ रहा था 967 प्लस CSM। तो इतना आपका ओपनिंग आया, क्लोजिंग आपका ये है, बाकी जो एडजस्टमेंट बनेगी सारा आपको पीएनओ को चार्ज हो जाएगा। ये जनाब आपका सारा फ्लो था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये आपका GMM कैसे वर्क करेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हमारी क्या है, दूसरी बात हमारी है PAA। अब PAA के बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपका प्रीमियम अप्रोच है, प्रीमियम एलोकेशन अप्रोच, लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज डज नॉट मटेरियली डिफर फ्रॉम दैट कैलकुलेटेड बाय जनरल मॉडल। वो कहता है लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज वो डिफर ही नहीं कर रही, वो तकरीबन वही है जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। कवरेज पीरियड ईच कॉन्ट्रैक्ट इज द ग्रुप इज लेस देन 1, तो ये कहता है पीरियड जो है PA आप शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो PA में जो है आपको आप जो है वो आपको पीरियड जो 1 ईयर का है, तो इसमें डिस्काउंटिंग नहीं होगी। डिस्काउंटिंग हम एक साल के बाद की करते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग नहीं होगी। और दूसरी चीज़ वो क्या कहता है, दो चीज़ें यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है। आपने वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो यहाँ पे की थी। वो कहता है ये लाइबिलिटी फॉर इंकर्ड क्लेम है, बेसिकली आप थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, ये सेम है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों में सेम रहेंगी। लाइबिलिटी फॉर इंकर्ड क्लेम जो है वो जो है वो आपका GMM जिस नाम ने कैलकुलेट किया वैसे ही आप EMA कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपकी है लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज, इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्यों आएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए आपने क्या क्या चीजें कैलकुलेट की थी। आपने कहा था इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना, डिस्काउंटिंग यहाँ पे होनी नहीं है, तो डिफरेंस आ गया आपका।
तो यहाँ पे कोई रिस्क भी कैलकुलेट नहीं होना। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्रीमियम आएगा, आपको आपको सिर्फ प्रीमियम मिलेगा, आप सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस पोर्शन में ये जो लाइब्रेरी का पोर्शन है, इसमें क्या इफेक्ट आएगा, सिर्फ आप प्रीमियम लेंगे, उस प्रीमियम को आप जो है वो शो कर देंगे, स्पीड वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि जनाब इतना प्रीमियम आज है, इतना कल है, इतना परसों है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें जी, होता क्या है यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ कि मैंने कॉन्टेक्ट किया, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आज की डेट क्या है, आज डेट है September 01, मैंने कॉन्टेक्ट किया 20/0x1, मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट जाके खत्म हो जाएगा 31 अगस्त 20/0x2 में खत्म हो जाएगा। मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया आज, मैंने कहा यार मुझे आज 3000 जो है ना आप प्रीमियम दे दें, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे दिसंबर आएगा, December 31 आएगा, जहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग करनी है, मैंने अपने फाइनेंशियल बनाने, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कितने महीने आपके हुए, यहाँ पे 4 महीने हुए आपको, और यहाँ पे आपको मिले 8 महीने। तो अब सिंपली क्या करें, अब यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है 4 महीने का 1000 जो है ना आप रेवेन्यू शो करते हैं, ठीक है, 4 मंथ का, और ये जो 8 मंथ है इसका 2000 रेवेन्यू जो है आप यहाँ पे शो करते हैं। तो ये प्रीमियम एलोकेशन में जो पहला पोर्शन था, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज, तो उसमें वो कहता है कि आप क्योंकि अभी 1 साल का ही है, तो इसमें आप सिर्फ क्या है प्रीमियम का इफेक्ट दिखाएं कि प्रीमियम का क्या फ्लो चल रहा है। इसमें आपको जो है वो एस्टिमेट नहीं लगाना, फ्यूचर एस्टिमेट नहीं लगाना एक्सपेंसेस का, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंसेस है ही नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट ही साल का है। तो पी ए तो एप्लीकेबली 1 ईयर होता है, तो आप उसको उसमें प्रीमियम का फ्लो दिखा दें कि कितना प्रीमियम जो है ना वो आपको रिपोर्टिंग डेट पे जो है ना एज ए रेवेन्यू शो करना है। तो इस तरह आप एक स्केच बना के उसको जो है ना वो आप शो कर देंगे। यहाँ पे क्या डिफरेंस कहता है, वो कहता है जनाब इसको अगर दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें, तो लाइब्रेरी फॉर रिमेनिंग कवरेज में जो है यहाँ पे तो हमने सारा फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ प्रीमियम को लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ पे जो है हमारा है ये जो कंट्रीब्यूशन, ये जो है ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसके पास जरूरत ही नहीं है वहाँ पे कोई, ये तो लाइब्रेरी थी ना, हमने अपने रेवेन्यू को लाइब्रेरी में रखा होता। तो यहाँ तो पीरियड ही 1 साल का है, तो उसमें आपका जो है ना वो CSM का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इसी जो है ना आपका कंट्रीब्यूशन सर्विस मार्जिन जो है वो प्रीमियम PA में कैलकुलेट नहीं होगा। इसीलिए जो हमने कहा था, जिस तरह हमने फ्लो देखा ना, सिर्फ प्रीमियम का फ्लो बनाया हमने, हमने सिर्फ प्रीमियम को लेके जाना है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, वो पोर्शन इसका सेम ही है, जो जिस तरह ये कैलकुलेट हुआ है उस तरह ये कैलकुलेट होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो लाइबिलिटी फॉर इंकर्ड क्लेम है वो दोनों पोर्शन में सेम है, अब दोनों को सेम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे और इसकी अकाउंटिंग होगी, इन दोनों को जमा करेंगे तो इसकी अकाउंटिंग होगी, ठीक है। ये तीसरा जो पोर्शन इसका है वो वेरिएबल फी अप्रोच है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कंपेयर करें अपने मेन मॉडल से, तो ये हमारा GMM है, GMM, और ये आपका वेरिएबल फी अप्रोच है। तो इसमें देखें जी, इसमें आप अगर जब देखने प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्काउंट फैक्टर जो है वो कहता है इसमें जो है आपने जो इनिशियल डिस्काउंट फैक्टर ले लिया है वो थ्रू आउट चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका मोर देन 1 ईयर होता है तो आप उस पर क्या करेंगे, डिस्काउंट जो करंट होगा उसको आपने इस्तेमाल करना है। रिस्क एडजस्टमेंट दोनों में सेम है। बाकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें हमने देखा कि हमने उसको डिवाइड करके इक्वल ले लिया था, तो यहाँ पे जो है ना आपको उसको वेरिएबल फीस से उसको आपने थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई और चीज़ें नहीं है, बस ये चीज़ें सारी इसके अंदर हैं जो हमने अभी डिस्कस कर ली हैं कि ये कैसे होंगी। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था जी, तो ये मेरे ख्याल से आज इंट्रोडक्शन इतना बहुत हो गया है, काफ़ी है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे प्लान लेके आएँ, स्टैंडर्ड्स के कुछ और लेक्चर्स आप भी लेके आएँ,
ताकि जो जो स्टैंडर्ड्स में बातें हुई हैं फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जितनी जो बेसिक्स चीज़ें थी मेरे ख्याल से हम लोगों ने सारी डिस्कस कर ली हैं। सो मेरी तरफ से तो इतना ही है। तो किसी के अगर जहन में कोई क्वेश्चन हैं तो वो कर सकते हैं आप लोग। तो फिर हम इसको चेक जो लेक्चर है इसको कंक्लूड करते हैं।